अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो बैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। आज मुल्क की मईशत का पहिया बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था और कोविड के बाद से जो पहली इंडस्ट्री थी जिसे रिलीफ दिया गया था वो थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और उसमें अच्छी खासी एक्टिविटी रही। प्रोजेक्ट्स नए भी लॉन्च हुए, उसमें नया पाकिस्तान के भी प्रोजेक्ट्स कुछ शामिल थे। उसके अलावा प्राइवेट बिल्डर्स ने भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हो गई। तामीराती सरगर्मियाँ शुरू होने से जो कि बिल्डर्स कहते हैं, बास कहते हैं कि 72 इंडस्ट्रीज़ उससे मुंसलिक हैं बिलवास्ता या बरह रास्त, और उन सब इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें रोज़गार मिल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जब बातें शुरू हुई और ऐसे अहकामात जारी हुए गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, तो उस पर फिर बिल्डर्स में बेचैनी फैल गई और उसका आपने देखा ही होगा कि उसके बाद एहतजाज का भी एक सिलसिला शुरू हुआ। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम है, उसने अभी दोबारा से एक एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया है और मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका पहला जो एक सेगमेंट था वो नस्ला टावर के बाहर एहतजाज की शक्ल में देखने में आया, जिसमें बिल्डर्स कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और एहतजाज में शरीक हुई थी। उसके बाद आज अब से थोड़ी देर बाद आबाद के मेंबरान कार रैली की शक्ल में वज़ीर आला हाउस जा रहे हैं और वहाँ पर वज़ीर आला हाउस पहुँचकर वो सैयद मुराद अली शाह को अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर बिल्डर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि रीजनल कमेटी के मेंबर भी रहे हैं आबाद के। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब। थैंक यू। अल्ताफ़ साहब, ये बताइए कि अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी मतलब अब रोड पर ही रहेंगे बिल्डर्स जब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती? देखिए अख्तर भाई, आपसे हमारा पुराना ताल्लुक है और पिछले 2 प्रोग्राम पे भी आपसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दिया था हम एक बड़े प्रोटेस्ट पे तैयारी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। जी, आपने बताया। हमने उसके बावजूद 8-10 दिन कोशिश की कि हमारे जो मामलात हैं उसका कोई सलूशन निकले, लेकिन जो हालात हैं उस हालात ने हमें मजबूर किया कि हमें सिवाय एहतजाज का और कुछ नज़र नहीं आया। मतलब यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर से भी अपील कर ली, हमने प्रोविंस में भी अपील कर ली, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर ली कि भाई कि ये जो लीगल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज़रा देख लिया जाए। अब हम एक चीज़ अप्रूव कराते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से, वो एक इदारा आपने दिया हुआ है कि जहाँ से सारे नक्शे पास होने हैं या कंटोनमेंट बोर्ड से होने। जब हमारे नक्शे पास हैं, हमारी तमाम एनओसीज मौजूद हैं और ऑनरशिप की वेरिफिकेशन के बाद नक्शा पास होता है, उसके बाद अगर मैं बिल्डिंग बना दूं, तैयार कर दूं, लोगों को पोजीशन दे दूं और उसके बाद बिल्डिंग टूट जाए, तो आप बताएं हमारा बिजनेस हम क्या करेंगे? वैसे इसका थोड़ा सा हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बताइए कि बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट प्लान करता है, ज़मीन की खरीदारी से लेकर कहाँ कहाँ जाता है, किस इदारे से अप्रूवल लेता है, कहाँ कहाँ जाता है? सबसे पहले अख्तर भाई यह है कि बिल्डर के नाम कभी कोई चीज़ नहीं होती। 90% बिल्डर्स के नाम कोई अलॉटमेंट होती है। बिल्डर प्राइवेट लैंड परचेज करता है, मार्केट रेट पे परचेज करता है। सबसे पहला काम ये होता है, जब हम परचेज करते हैं तो पब्लिक नोटिस देते हैं, अखबार में देते हैं कि जी ये फला फला ज़मीन है, हम परचेज कर रहे हैं। किसी इदारे को, किसी शख्स को एतराज़ हो तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में या कंसल्ट लोगों को आप अपना एतराज़ भेजिए। ये भी एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट जो आप पूरी करते हैं। उसके बाद जब हमारी वो कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, हम उसकी पेमेंट करके अपने नाम उसकी ट्रांसफ़र कराते हैं। उसके बाद वो हम जाते हैं बिल्डिंग कंट्रोल में। अगर वो SBCA का प्रोजेक्ट है तो बिल्डिंग कंट्रोल जाते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल में जो हम जमा कराते हैं नक्शा, तो सबसे पहला काम जो है नक्शा पास होने का, उसकी वेरिफिकेशन ऑफ ऑनरशिप है। अच्छा, वहीं पर ही हो जाती है उसी स्टेज? नहीं, उस स्टेज पे नहीं होती। जब हम नक्शा जमा कराते हैं, फीस जमा करा देते हैं, तो सबसे पहला वो जो लेटर भेजते हैं वो उस कंसर्न लोगों को भेजते हैं जिनके नाम ऑनरशिप थी कि ये आपने प्लॉट इनको दिया है, ये प्लॉट इनका है। ऑनरशिप की पूरी वेरिफिकेशन होती है। जब ऑनरशिप की वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करा के अप्रूवल देता है, उसके बाद हमारा क्या कसूर रहता है? फिर क्या करते हैं? उसके बाद वो उसका प्रोसेस होता है। बिल्कुल हमारे इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उसकी कोई ऑब्जेक्शन होता है, एज पर प्लान, एज पर बाई लॉस हम उस नक्शे को पास कराते हैं। फिर हमारा नक्शा पास होता है, उसकी पे NOC फॉर सेल लेते हैं। NOC फॉर सेल जब लेते हैं, उस पर भी हमारी वेरिफिकेशन होती है ऑनरशिप की। वो सेकंड टाइम होती है ऑनरशिप, दोबारा कराते हैं।
फिर उसके बाद वो अखबार में पब्लिक जो एनओसी हमारी अप्रूव हो जाती है तो उसका भी पब्लिकेशन अखबार में आता है। ये एसबीसीए करता है? ये एसबीसीए करता है। तो हम सारे आप देखें ना, हमारे पास तो 12, 15, 17 एनओसी हमें लेनी पड़ती हैं। हमें वाटर बोर्ड की लेनी पड़ती है, के इलेक्ट्रिक की लेनी पड़ती है, गैस की लेनी पड़ती है, एनवायरमेंटल की लेनी पड़ती है, सिविलेशन की लेनी पड़ती है, पाकिस्तान एयरफोर्स की लेनी पड़ती है। हम सारी एनओसियां लेने के बावजूद भी उसके बाद हमारा नक्शा पास होता है। हम उसके बाद बिल्डिंग बना दें, उसके बाद वो बिल्डिंग अगर उसको एसबीसी की अप्रूवल को भी ना माने आप और उस बिल्डिंग को तोड़ दें तो बताएं हम क्या करें। हमारी बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है इस शहर में। अगर आप वो हमारी इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ रहे तो हमने फिर यही सोचा भाई हमें भी अपना कोई ना कोई अपनी पावर दिखानी चाहिए कि हम भी बिजनेस कम्युनिटी हैं। हमारा भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया तो हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री के जो हमें फवायद होने चाहिए थे वो आज तक नहीं मिले। सिर्फ नाम की इंडस्ट्री का दर्जा है हमारा, लेकिन उसके पीछे जो हमें अल्ताफ हुसैन भाई, ये बताइए कि एक प्रोजेक्ट पे नॉर्मली कितनी सरमायाकारी होती है? बिल्डर कितनी करता है और फिर पब्लिक जब उसकी बुकिंग करती है, जब स्टार्ट होता है तो एक प्रोजेक्ट में कितनी सरमायाकारी होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एरियाज के हिसाब से प्लॉट की वैल्यूएशन होती है। अगर आपका गुलशन में है तो उसका रेट अलग है, अगर आपका लो कास्ट है थोड़ा, लेकिन अब लो कास्ट कराची में कोई भी इलाका नहीं है। अब सुरजानी में भी चले जाएं तो वो भी जो है ना उसके करोड़ों रुपए में प्लॉट की कीमत आती है। हम वो, और अब तो बिलियंस में भी, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिलियंस पे पैसे दिए जाते हैं लैंड कॉस्ट। और जो हमारा सबसे बड़ी बात सर भाई, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स में शो करते हैं और उसके बाद हमारी मतलब यह है कि अखबार में पब्लिसिटी जाती है। हम तो पब्लिक से थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट लेते हैं, बाकी तो पैसा हमारा ही लगता है। हम तो अपने ही पैसे से बनाते हैं और लोगों को रियायत देते हैं कि वो 4 साल के अंदर वो इंस्टॉलमेंट, जो अगर 50 लाख का फ्लैट है तो उसकी किस्तें मिल जाएं उनको 4 साल की, 5 साल की, ताकि वो दे सकें। तो ये सारी चीजें, ये तो बात तो बहुत बड़ा काम कर रही है आज कराची। अगर आप कराची को देखते हैं, कराची जितना भी बना है, कराची में ज्यादातर किरदार आबाद का है कि आबाद के मेंबर्स का है कि जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, अपनी रात दिन मेहनत की। हम पानी लेने के लिए हम लोग को मतलब एक फाइट करनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिक लेने के लिए फाइट करनी पड़ती है, हमें गैस, आज भी आप गैस ले आए, आप गैस नहीं मिल रही है अभी भी। ये बताइए अल्ताफ भाई, तो जो आम पब्लिक है, जो आपका खरीदार है, वो तो आप पे बिलीव करता है, आपके नाम पे, आपकी साख पे, आपके प्रोजेक्ट पे बिलीव करता है और वो आपसे पूछ भी लेता है कि आपने अप्रूवल सारी ली हुई है। आप बोलते हैं हाँ जी हमारे पास सारी अप्रूवल्स मौजूद हैं। उसके बाद उसने बुकिंग करा दी, आपको पैसे दे दिए, फिर किस्तें भी भर रहा है और फिर ये ऐसा एकदम अचानक से फैसला आ जाए कि जी सब तोड़ दो, तो फिर ऐसे में क्या होगा? अक्सर भाई यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत परेशानी में थे, हमारे मेंबर बहुत परेशानी में थे, हमारे चेयरमैन आबाद मोहसिन भाई बहुत परेशानी में थे, हमारे जो भी ऑफिस बेरर हैं, बाकी हनीफ भाई हैं, मतलब सुफियान आडिया हैं, एसआर के चेयरमैन हैं, अल्ताफ काटा वाले हैं, सब बहुत परेशान थे कि हमें कोई ना, मैं तो हर मीटिंग में बोला कि भाई आपको राय रास कोई ना कोई इक़दाम उठाना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस या तो हम बंद कर दें, हम कहीं और चले जाएं। हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं। चलिए, इसकी परेशानी में हम पब्लिक की परेशानी भी थोड़ी जानते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है लाइन पे? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, करोड़ों या अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लैंड 700 स्क्वायर फुट लेते हैं, पार्किंग की आगे जगह होती है, फिर आप मौका पाकर पार्किंग को भी बिल्डिंग में ले आते हो, फिर आपके पास सर्विस रोड होता है उसको भी आप चोरी करके ले आते हो, फिर आप इल्जाम लगाते हो कि एनओसी लिया, ये लिया, वो लिया। ये तो बहुत गलत बात है। आप मोहतरमा कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, किस इलाके से? मैं यहीं से बोल रही हूँ जहाँ आपका नेस्ला टावर है, बलोच कॉलोनी से। अच्छा, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप आम पब्लिक के लिए तो ये बड़ी मुश्किल है ना कि एक बिल्डर की भी इन्वेस्टमेंट है, आम लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, नए अमीर हुए। कहने का मतलब है, अगर आपके पास 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या बिल्डिंग है, आप जब सेल करते हो तो सामने वाला देखता है इस बिल्डिंग के आगे मुफ्त की पार्किंग पड़ी हुई है और सर्विस रोड है, तो वो वही हड़प कर जाता है। तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये लोग सर्विस रोड को हड़प करे हुए हैं? तो नेशनल टावर का मसला ये है, इनकी 700 स्क्वायर यार्ड लीगल लैंड थी, उन्होंने पार्किंग की स्पेस चोरी की है
और सर्विस नोट चोरी किया है, इसलिए कि दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट का जज उसको गिराने का बोला है। ये लोग बोलते हैं कि इमरान खान का बनने गार्डन था, वो तो गार्डन में बना हुआ है, उसको तो आप लीगल आप कर सकते हो। सही बात है, एक मुल्क में दो कानून कैसे चल सकते हैं चाहे कोई भी हो। तो आप भी क्या मुतासरीन में शामिल हैं नस्ला टावर के, या वैसे ही आपने कॉल की है मोहतरमा? जायदाद है उसी में हिस्सा करके क्यों नहीं रह सकती है, ये कहने का मतलब है। जी जी सही। तो आप भी नस्ला मुतासरीन में शामिल हैं क्या, नस्ला टावर के मुतासरीन में? एक बंगला होगा 70 करोड़ का, 100 करोड़ का, चोर बिल्डर आकर खरीदते हैं, फिर उससे सही। जाने बहुत शुक्रिया आपका। और अल्ताफ, आम लोग भी तो ज़ाहिर है आपने बहुत ही परेशानी में डाल दिया ना उनको। नहीं हम लोग देखें, क्या करें? अख्तर भाई इनकी बात भी सही है कि देखें इलीगल एक्टिविटीज़ के जिम्मेदार बिल्डर्स नहीं है, हम नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने का किरदार डिपार्टमेंट का होता है। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट का काम है कि मुझे पकड़े। अगर हमारे इधर शहर में हुई हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एक्टिविटीज ऐसी नहीं हुई, लेकिन हमारे बिल्डर्स आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो आप सपोर्ट नहीं करते ना, आबाद सपोर्ट नहीं करता ना इलीगल कंस्ट्रक्शन को। आप यकीन करें कि जितनी खिलाफ आबाद हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के, मेरा ख्याल कोई भी नहीं होगा। हमने तो इस पर कैंपेन चलाई है, हमारा मुसलसल हमारे लोग बिल्कुल जोन वाइज हमने अपने लोगों को बोला है कि अपना जो जहां भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है हमें बताओ ताकि हम उस पर कार्रवाई कराएं। इतना सख्त हमारे चेयरमैन तो अब जो प्रोटेस्ट है, अब आबाद का मेन मुतालबा क्या है? अब देखिए हमारा मेन मुतालबा यह है कि हमें बता दें कि हम किससे अप्रूवल कराएं। अगर आप एसबीसी से कराते हैं, अगर आप उस एसबीसी को नहीं मानते, ऑनरशिप किससे हम वेरीफाई कराएं, वो आप जो भी अब जब वक्त पड़ता है सब चेंज हो जाते हैं। आज आपने मुझे वेरीफाई कर दिया, मेरा नक्शा पास हो गया, बिल्डिंग बन गई, उसके बाद आपने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम शुरू की होती है जब आप नक्शा जमा कराते हैं। उस वक्त सारी चीज़ें ये आपको तो दुनिया के अंदर है। हम बाहर जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, आप जाते हैं, आप बता दें वहाँ पे कहीं हमें किसी भी डिपार्टमेंट के धक्के नहीं खाने पड़ते। हम ऑनलाइन सब चीज़ें जमा कराते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन होता आ जाते हैं। फैसिलिटेशन जो है ना वो उसमें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर वसी बोल रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। जी जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्डर्स के बारे में ये शिकायत करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। कि ये जब अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो जितने बड़े बड़े दावे करते हैं, एम्यूनिटीज के वादे करते हैं, तो वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस पर तो कुछ अमल हुआ ही नहीं होता है, वो देते नहीं है, खा जाते हैं। अब मैं अगर नाम ले लूँ बिल्डर का, तो ये गुलशन ब्लॉक 2 के अंदर है साइमा रॉयल रेजिडेंसी, अच्छा, जिसमें इम्तियाज का बड़ा स्टोर है। सही। उसमें जो है उन्होंने जिम खा गए, बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया बनाना था, इसके अलावा यहाँ तक के रिसेप्शन लॉबी तक नहीं है, इंटरकॉम सिस्टम नहीं है, सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें वो खा गए। और 10,000 रुपये महीना जो है मेंटेनेंस ले रहे हैं, वहाँ पे घुप अंधेरा पड़ा हुआ होता है। तो आपने इस पर उनसे शिकायत की, उनकी मैनेजमेंट से? वहाँ कोई नुमाइंदा उनका बैठता होगा, कोई ऑफिस होगा उनका? जो आबाद है, आबाद में कोई साल भर में जो है चक्कर लगाता रहा हूँ। अच्छा, आपने आबाद में भी शिकायत की हुई है? जी जी, आबाद में भी शिकायत की हुई है, लेकिन आबाद वालों ने कुछ नहीं किया? नहीं, आज करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई अल्ताफ साहब की बात सुने। डॉक्टर साहब, अल्ताफ साहब बताएंगे आपकी शिकायत पे क्यों अमल नहीं हो? भाई आबाद का क्या मसला है, आबाद क्यों नहीं? बात यह है कि मुझे इस मसले का पता नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी आबादी जाऊंगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन आबाद में आप यकीन करें तो है ना आपका, ज्यादातर जो है ना, आप यकीन करें कि किसी को नहीं छोड़ते। आबाद में कोई कंप्लेंट आती है, उसको बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, उनको बोलते हैं रिजॉल्व करो। अब बहुत सारे मैटर ऐसे हैं पिछले 8-10 सालों में ऐसे हुए हैं कि इनकी शिकायत जायज़ होगी, मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि ऐसी बात नहीं, और उसको हम देखेंगे। आज अभी हम जाएंगे तो हम डॉक्टर साहब आप अपनी शिकायत हमें भी व्हाट्सएप अगर कर दें तो हम ये अल्ताफ साहब को भेज देंगे, आबाद के लोगों को भी भेज देंगे। इसके अलावा एक गोहर बिल्डर है, हाँ, ब्लॉक 13E में उनका एक प्रोजेक्ट है गोहर टावर के नाम से, हाँ, जो आज 16 साल हो गए, अभी तक उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। राइट, चलिए हम इस मसले पे भी बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप पर अपनी कुछ डिटेल्स और इशू की डिटेल्स हमें भेज दीजिए,
तो हम इंशाल्लाह मुतलका बिल्डर को भी जरूर इस बात पे पूछेंगे और आबाद को भी रेफर करेंगे ताकि ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। जी अल्ताफ साहब, तो कैसे होगा शिकायत का मैकेनिज्म? देखिए, शिकायत तो बिल्कुल, जब इतना बड़ा काम होता है तो शिकायत जरूर आती है, और ऐसा नहीं कि तमाम बिल्डर ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अंदर होगा कि किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती होगी। हाँ। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे ना, आप कराची में काम देखेंगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाएं बिल्डर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर्स ने बनाया है, अब तो कंप्लीशन होता है। आप हर बहुत सारे चीज बिल्डर्स को, ने अच्छा काम ही किया है। नहीं, अच्छा काम किया है, अब तो आप कोई चीज अगर आपने एज पर प्लान लिखा है, आपको वो कंप्लीशन में शो करना है। अगर आपने कोई छोटी मोटी चेंजेस भी किए तो आप वो कंप्लीशन, बस आखिरी बात बता दें कि अब जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता सरगर्मियां बंद रहेंगी? बिल्कुल बंद रहेंगी, और हम इससे आगे भी कोई बड़ा स्टेप भी उठा सकते हैं अगर हमारा कारोबार ऐसी तबाह रहा। देखिए, हजारों लोग का रोजगार का मसला है, एलाइड इंडस्ट्री का मसला है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। अब हम काम बंद कर देंगे, जो डेली वेजेस वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका, अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में महकमा सेहत की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ महकमा सेहत के जो अपने मुलाजमीन हैं वो भी उससे नाखुश हैं। हम देखते हैं कि कभी डॉक्टर्स मैदान में निकले हुए होते हैं, कभी पैरामेडिकल स्टाफ बैठा होता है, अभी वैक्सीनेटर्स कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं, और अब उसके साथ यंग नर्सेज ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। कुछ अर्सा पहले भी नर्सेज ने एहतजाज किया था, उसके बाद महकमा सेहत ने यकीनदहानियाँ कराई थी, और लेकिन अब अचानक एक हफ्ते के अल्टीमेटम के बाद यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है, और उनका एहतजाज कल मंगल से शुरू होने वाला है, जिसमें उन्होंने अंदरूनी सिंध में सारे अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया है और कराची प्रेस क्लब पर धरना भी देने जा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि अब ऐसा क्या है और क्यों हो रहा है। ये सब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब एजाज कलेरी साहब, जो कि सदर है यंग नर्स एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, बताइए अब क्यों फिर एहतजाज पे जा रहे हैं आप लोग? सर देखिए, आप सब लोगों को पता है कि 2019 में हमारा एक धरना हुआ था, और उस धरने में तकरीबन 10 से 12 दिन नर्सेज जो है कराची प्रेस क्लब में बैठी थी, और आप तमाम दोस्त मीडिया के जो है कवर कर रहे थे इस चीज़ को भी। मगर हुकूमत सिंध हर मरतबा जो है हमारे साथ एक कमिटमेंट करके फिर वो मुकर जाती है और मामला को पेंडिंग में डाल देती है, और हमारी कोशिश होती है कि मरीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हम जो है गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स के जरिए मामला को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो 2 साल गुजरने के बावजूद हमारे मामला वहीं के वहीं हैं, और हमारे जो 4 ईयर फार्मूला 2019 में अप्रूव हुआ था वो स्टिल जो है वो पेंडिंग में है, और 2 साल लगा दिए हुकूमत सिंध ने और महकमा सेहत ने उसके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने में, और बिल आखिर 1.5 महीना पहले जो है हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम हो गए, और अब उसको एक एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जो उसको 1.5 महीने से अपने पास मिनट्स ऑफ मीटिंग को रख के बैठे हुए हैं। अगर वो 1.5 महीना पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो इश्यू हो जाते तो मेरे ख्याल में धरने की कोई नौबत नहीं आती, और इस वक्त हमारी नर्सेज जो है वो 16 to 17, 17 to 18 और 18 से 19 ग्रेड में प्रोमोट हो चुकी होती, और ये सारा प्रोसेस जो है इन प्रोग्रेस होता। मगर अनफॉर्चुनेटली एक जगह से हम निकलते हैं तो दूसरे कोई ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे सामने आ जाते हैं, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन ब्यूरोक्रेट्स को और सेक्रेटरीट के लोगों को या जो बाहर के लोग हैं उनको नर्सिंग कैडर में कौन सा इंटरेस्ट है जो बिला वजह हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। और इस वजह से आज हमने दोबारा जो है ऐलान किया है, कल तमाम नर्सेज पूरे सूबे भर की नर्सेज जो है वो बशमूल कराची की तमाम हॉस्पिटल की नर्सेज कल 9 बजे इंशाल्लाह प्रेस क्लब पे धरने की शक्ल में मौजूद होंगी और हम धरना देंगे। और हमने 1 हफ्ता पहले मरीजों को और मरीजों की तकालीफ को और जितने इश्यूज हैं इन तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए हमने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की थी और मिनिस्ट्री को भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मामला जो हैं वो पेंडिंग हैं 2 साल से, और हमारे मामला को हल करने की कोशिश करें ताकि जो ये कोविड का सिलसिला है, रूबेला का सिलसिला चल रहा है, फिर जो है आए दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 12 कोशिश की कि हम जो है टेबल टॉक के जरिए जो है मामला को हल करें और बैठ के अफवाम और तफहीम के साथ मसले हल हो सके।
मगर अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट और बाकी लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने हमें खुद मजबूर किया है कि हम रोड पे आएं। और वो ये चाहते हैं, हर मर्तबा ये चाहते हैं कि हम इनको रोड पे लेके आए और इनके साथ जो है वो पुलिस तशद्दुद करे या हाइप क्रिएट हो और उसके बाद फिर हम इनके साथ नेगोशिएट करें, फिर एक आधा जो है इनका मुतालबा माने, फिर इनको जो है पार करते। तो ये जो है ना ट्रिक्स हैं गवर्नमेंट के। एजाज कलेरी साहब, ये बताइए कि आप अस्पतालों में बायकॉट किस लेवल तक करने का इरादा रखते हैं? क्या ओपीडीज बंद होंगी, वार्ड्स में नहीं सर्विस देंगे नर्सेज, या इसके साथ साथ इमरजेंसी और ओटी सर्विसेज, आईसीयू वगैरह में भी काम बंद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनिशियली हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ओपीडीज में हमारा कोई काम नहीं होता नर्सेज का। ओपीडीज को डॉक्टर्स चलाते हैं, वो ओपीडीज एज यूजुअल चलती रहेंगी, मगर ये है कि वार्ड्स का हमारा बायकॉट होगा। और इन केस अगर कोई पुलिस या गवर्नमेंट तशद्दुद करती है या मामला बिगड़ते हैं तो फिर हमें मजबूरन जो है वो ओटीज और इमरजेंसी और आईसीयू का जो है वो सर्विसेज को विड्रॉ करनी पड़ती है। अदरवाइज जो है ये जो क्रिटिकल एरियाज हैं वो एज यूजुअल स्मूथली चलते रहेंगे, वहाँ पे तमाम हमारी जो नर्सेज हैं वो कवर देती रहेंगी, मगर जो वार्ड्स हैं उससे हम सर्विसेज इनिशियली विड्रॉ करेंगे। अच्छा, इस हवाले से हमने सेक्रेटरी सेहत जुल्फकार शाह साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और उसके साथ साथ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो डॉक्टर अजरा फजल पेचो साहिबा, वो भी रिस्पॉन्ड कम ही करती हैं। शाहजो नादिर ही उनका कोई जवाब आ पाता है। एजाज कलेरी साहब, ये बताइए कि सिंध में जो महकमा सेहत है, डॉक्टर अजरा फजल पेचो साहिबा से ज़्यादा तो कोई ताकतवर शख्सियत गवर्नमेंट ऑफ सिंध में या पार्टी में उस तरह से नहीं है। उनके डिपार्टमेंट में तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है और उनके साथ सब चीज़ें उनके हाथ में हैं। तो अब तो वो एमक्यूएम के वो भी ब्लेम नहीं कर सकते, अब तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो अब भी मसाइल हल नहीं हो रहे। अब इससे ज़्यादा पावरफुल टाइम और कौन सा होगा? एक्चुअली मसला ये है कि मिनिस्टर साहबा पब्लिक डीलिंग कम करती हैं, क्योंकि आम लोगों से या एसोसिएशन के लोगों से वो मिलना पसंद नहीं करती। तो जो मामलात हैं हमारे या डॉक्टर्स के या किसी और कैडर के लोगों के, आप देख रहे हैं जिस तरीके से वैक्सीनेटर जो है एक अरसे से बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्हें तशद्दुद भी किया गया और अभी तक उनके मामला हल नहीं हो सके। और चीफ मिनिस्टर साहब इन मामला में बड़े सीरियस हैं और मामला को हल करना चाहते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती कि मामला कहाँ जो है डिले होते हैं और क्यों डिले होते हैं। जब करना ही है तो आप टेबल टॉक के जरिए लोगों को बिठा के लगता तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब की भी और मरीज तकालीफ में एजाज साहब, आपको ये नहीं लगता, एजाज कलेरी साहब, आपको ये नहीं लगता कि वजीर आला सिंध की भी लगता ये कि वजीर सेहत के सामने नहीं चलती? मे बी पॉसिबल हो, क्योंकि जाहिर बात है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो मैडम अजरा पेचो वालों की है, जाहिर है वो हेड करते हैं पार्टी को और सीएम साहब उनका लगाया हुआ है, सीएम एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का। मेरे ख्याल में कंसल्टेशन तो जरूर होती होगी। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसकी मिनिस्टर साहिबा जो है वो हेड करती है सेहत को, तो डेफिनेटली वो थ्रू प्रॉपर चीजें जाती होंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ मामला खराब हो रहे हैं। अब यही चाहिए कि हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए और हेल्थ के मामला को, यही वो नर्सेज हैं जो 2 साल से क्रिटिकल कंडीशन में कोविड-19 के साथ इन्होंने अपनी जानों का कुर्बान नजराना पेश किया, कुर्बानी दी और इसको कोविड को स्टेप डाउन करने में सबसे ज्यादा जो है कुर्बानियां नर्सेज की हैं। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, नर्सेज भी उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये हिकमत अमली आपकी अब क्या होगी? आप लोग कल से धरना देने के लिए जा रहे हैं प्रेस क्लब पे? देखिए सर, हमने हुकूमत वक्त को 1 हफ्ते का टाइम दिया था और इस बीच में हमने कहा कि कोई रास्ता निकलेगा और कोई सिटिंग होगी और मामला को इजीली हल किया जा सकता है। मगर जो इनकी नॉन सीरियसनेस है और संजीदगी का ये आलम है कि 1 हफ्ते से जो है वो तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में ये सारी चीजें चल रही हैं और सेक्रेटरी साहब को ये पता है, मिनिस्टर साहिबा को भी पता है, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी पता है, मगर उसके बावजूद किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं, किसी ने सिटिंग करने की कोशिश नहीं की कि मीटिंग बुलाई जाए और मामला को लाइन अप किया जाए। और मामला इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से ये मामला हल हो सकते हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज से बात की जा सकती है, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की जा सकती है कि आपके महकमे के एक एडिशनल सेक्रेटरी मामला को खराब कर रहे हैं और महकमा सेहत में इतने मामला हैं जिसकी वजह से मरीज परेशान होंगे, मगर किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो सेक्रेटरी सर्विसेज से बात करे या चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करे कि ये मामला हमारे क्यों बिला जवाब जो है आपका इशारा किसकी तरफ है? कौन एडिशनल सेक्रेटरी है, क्या नाम है जो रुकावट डाल रहे हैं? एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, ब्रह्मानी साहब हैं, वो जो है इसको पेंडिंग करके बैठे हुए हैं। उनके साथ हमारी 2-4 मुलाकातें भी हुई हैं
मगर वो बज़िद हैं कि नहीं जी मैं कर दूंगा, आप लोग मेरे पास ना आए। और 1.5 महीने से ज्यादा होने के बावजूद उसको पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है। इशू ये है कि उन्होंने खुद भी साइन किए हुए हैं, वो मेरे पास प्रूफ के तौर पे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मौजूद हैं जिसपे उनके सिग्नेचर मौजूद हैं, तमाम कमेटी ने सिग्नेचर कर दिए हैं। मगर ये आपको ये भी बताना चलूं कि गवर्नमेंट रूल है कि 3 दिन के से ज्यादा कोई भी ऑफिसर फाइल नहीं रख सकता। इस साहब ने 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है हमारी फाइल रख के बैठे हुए, कोई पूछने वाला उससे नहीं है। चलें, एजाज कलेरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट हमें देते रहेगा तो हम भी नाज़रीन को अपडेट कर देंगे इस हवाले से आपके इश्यूज़ पर। और नाज़रीन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना की जो नई किस्म आ रही है वो कितना ख़तरनाक है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का जो नया वेरिएंट अब सामने आया है जिसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब केसेस साउथ अफ्रीका से बाहर भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ दीगर कंट्रीज़ में भी। और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ट्रैवलिंग पर चूँकि पाबंदियों में थोड़ी नरमी हुई है और लोगों की आमदरफ्त शुरू हुई है इंटरनेशनली, और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोरोना की जो नई किस्म है खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान में ना आ जाए, और अगर ऐसी सूरत-हाल हुई तो उसका सामना कैसे करना होगा। और इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को कुछ तजावीज़ भी दी हैं अपनी, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको अभी बस नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये बताइए कि नया जो कोरोना का वेरिएंट आ रहा है और रिपोर्ट हो रहा है, उस हवाले से आपने हुकूमत को क्या तजावीज़ दी हैं, हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत सिंध को? देखिए, बात यह है कि इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमने पहले दिन से कहा है वही हम अभी भी डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और चूंकि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान को देखता हूं जहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा करना यही है जो हमने कहा है उनसे कि हमें एंट्री पॉइंट को रोकना है कि जहां जहां से जहाज के ऊपर जहां से भी लोग आते हैं हमारे वहां पे इस बीमारी को रोकना, इस वेरिएंट को रोकना। उसका आसान तरीका यही है कि जी अभी कुछ दिन पहले सिंध में जो एयरपोर्ट पे सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया था कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया था, उससे बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन वो रुक भी गया था बीच में डॉक्टर साहब, वो बीच में रुक भी गया था। जी हाँ, बीच में रुक गया और अभी भी रुका हुआ है। तो अब शायद मैंने कल सुना कि वो दोबारा शुरू किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, बेशक आप बैन लगाते हैं, अगर ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं वहां पे जरूर आप जहाज के ऊपर बैन लगा दें। लेकिन आप एक मुल्क में बैन लगाते हैं जहाज की आमद पे, लेकिन दूसरे मुल्क से लोग वो चले जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तमाम एंट्री पॉइंट जो है उस पे आप जो है चेक लगाएं, जैसे कि बॉर्डर्स हैं, जिस तरह के पिछली दफा हुआ कि हमने 22 जनवरी 2020 को सारी बातें की थी, जबकि वुहान सिटी में 6 लोग इंतकाल कर गए थे और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं और बॉर्डर खुले रहे, कोई चेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये तफ्तान से लोग अंदर आए और बीमारी लेके, फिर आपको सारी बातों का पता है। इशू यही है कि अगर अव्वल तो देखें, मेरी जो वहां पर साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है एंजली, उनसे मेरी बात हुई है और वही वो खातून है जिन्होंने ये अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि जी उन्होंने, वो 33 साल से फैमिली फिजिशियन है वहां पे और वो कोविड को बहुत सारे केसेस देखती रही, तो उनके पास पीसीआर में पॉजिटिव 2 केस ऐसे आए जिनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल फटीग है, मतलब जिस्म गिरा हुआ, थकावट से भरपूर उनका जिस्म था। तो जब उन्होंने पल्स देखा तो उनका पल्स बहुत तेज चल रहा था, जिसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। तो आपने डायरेक्टली उन्हीं से वेरीफाई किया है डॉक्टर साहब? जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है और हमारी मीटिंग होती है जब हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, अब WMA यानी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और सीमाओ जो है वो कन्फेडरेशन ऑफ द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया ओशियाना, हम उसके मेंबर हैं और उसकी मीटिंग हफ्ते में होती है। तो हम सारे अपने मुल्क की रिपोर्ट भी देते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं। तो
उनसे जब मेरी बात हुई अंजलि से, तो उन्होंने ये बताया और ये चीज उन्होंने ही वो किया है और अपनी अथॉरिटी को बताया कि मैंने 2 मरीज ऐसे देखे, ये है। उसके बाद उन्होंने अभी 2 दर्जन 18 तारीख को 2 दर्जन 1 दर्जन यानी कि 12 मरीज देखे, जिसमें से एक 6 साल का बच्चा भी था जिसकी के पल्स रेट बहुत ज्यादा थी। और लेकिन किसी वो कहती है कि दे आर हेल्दी पेशेंट, सारे नॉर्मल पेशेंट थे और उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, किसी को भी लॉस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की ताकत खत्म हो जाना या टेस्ट खत्म हो जाना, इस तरह की कोई नहीं, नजला जुकाम, गला खराब, 1-2 को कोई हल्की बुखार की शिकायत थी। अदरवाइज सिर्फ ये था कि जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, थक गए हैं, जैसे आदमी थकावट होती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये, और अभी 21 नवंबर को उन्होंने 4 पेशेंट देखे हैं जो एक ही घर के लोग थे और जो बिल्कुल एग्जॉस्टेड थे, कहते हैं बिल्कुल एग्जॉस्ट थे। तो खतरा सिर्फ इस बात का है कि अगर ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम कोविड की, ये वेरिएंट अगर शुगर के, ब्लड प्रेशर के और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज को होता है तो बड़ा जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पल्स रेट सिर्फ बढ़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पता नहीं चलता, आपको एक बुखार हो गया तो आदमी घर पे बैठ जाता है, टेस्ट कराता है, आपको पता नहीं आप थकावट है। हमारे यहाँ तो और मसला बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग लिफ्ट ही नहीं कराते छोटी मोटी चीजों को, नजला जुकाम या थकावट हो गई, लोग समझते नहीं है कि अच्छा हमने रात में देर से सोए थे, शायद इस वजह से थकावट हो रही है, हमने काम ज्यादा कर लिया तो इस वजह थकावट हो रही है। हालांकि थकावट उनको कोरोना की वजह से हो रही है, उस वेरिएंट की वजह से। तो अल्लाह ना करे, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी रुकावट करें। और अब साइंस बहुत तरक्की कर गई और इस बीमारी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी बहुत कुछ मालूम होना बाकी है। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें। बहुत से लोग वैक्सीन के बारे में पूछते हैं, तो वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन मिले उसको लगाना जरूरी है। तमाम वेरिएंट को वो प्रोटेक्ट करता है इस हद तक कि आपको इन्फेक्शन जरूर होगा। ये आपके तवज्जो से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो ये समझते हैं कि शायद हमने वैक्सीन लगा दिया, अब कोरोना हमें होगा ही नहीं। कोरोना का इन्फेक्शन उनको जरूर होगा, लेकिन माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, आप घर पे ठीक हो जाएंगे, अस्पताल पे नहीं जाएंगे, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वैक्सीन जितनी जल्दी लगेगी, और मैं बात करता हूं कि दुनिया में जब तक 80% लोगों को दुनिया में वैक्सीन नहीं लग जाएगी, ये कोरोना वायरस का मामला इसी तरह से चलता रहेगा, वेरिएंट्स भी आते रहेंगे, क्योंकि ये म्यूटेशन होता रहेगा और तेजी से। अब जैसे ये ओमिक्रॉन के बारे में है कि ये तेजी से फैलता है, बहुत जितने भी वेरिएंट्स आए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सारे ये जो है ना, ये सारे जितनी तेजी से फैलते थे, उन सबसे ज्यादा ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि इसकी सिर्फ प्रिवेंशन होती है और वही 2 चीजें हैं, एक SOPs पे सख्ती से अमल करना होगा और वैक्सीनेट कराना होगा तमाम लोगों को जल्द से जल्द, ताकि आप इस मूसी मर्ज से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वेरिएंट को अगर हम एयरपोर्ट पर भी ये रैपिड हमारे पास स्क्रीनिंग जो हो रही थी, तो उससे ये पकड़ा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें पकड़ा जाएगा कि नहीं, लेकिन साइंस इस पे काम कर रही है। लेकिन ये जरूर होगा कि जितने भी कोरोना के केसेस आएंगे जो कि डिटेक्ट हो सकते हैं, वो कम से कम पता चल सकेगा। क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले आपने भी जिसका जिक्र किया उसमें मैंने बता चुका हूं कि जी हम तैयार रहना चाहिए हमें 5वीं वेव के लिए। उसकी वजह ये है कि मीडिया से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान से कोरोना का एब्सोल्युटली खात्मा हो गया है, कोरोना है ही नहीं पाकिस्तान में, लगता है ऐसा है, जबकि ऐसा है नहीं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया। आप शादी ब्याह में, रेस्टोरेंट में, बाजार में, कहीं भी चले जाएं, अगर आपने मास्क लगाया हुआ हो तो आप अजूबा लगेंगे कि ये कौन सा आदमी अजूबा। तमाम लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि 5वीं लहर से, मैं तो वेरिएंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5वीं वेव से अगर बचना है तो हुकूमत को चाहिए कि ये तमाम चीजें, अगर चाहते हैं लोग कि ये सब रूटीन की जिंदगी चलती रहे, बाजार भी खुले रहे, स्कूल भी, कॉलेजेस भी खुले रहे और तालीमी सरगर्मियां चलती रहे और रेस्टोरेंट और बाजार सारा चलते रहे, तो लोगों को भी चाहिए कि वो SOPs पे सख्ती से अमल करें और वैक्सीनेट कराएं। और हुकूमत का काम है कि सख्ती से SOPs पे फॉलो कराएं,
या फाइन करें या उनकी दुकानों को बंद करें या मार्केट को बंद करें या स्कूल को बंद करें, लेकिन सख्ती तो करनी पड़ेगी अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल हुकूमत सख्ती कर सकती है, लेकिन ये कि उस वक्त क्या करेंगे जब हुकूमती अराकीन खुद और हुकूमती आला अहदेदारान आला अफसरान खुद भी विदाउट मास्क घूम रहे हो, तो पब्लिक उन्हें देख के क्या उनकी हिदायत पे अमल करेगी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं टेलीविजन के ऊपर कुछ प्रोग्राम देखता हूं जो कि इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसमें ऑडियंस बैठी होती है और वो सब के सब जो है विदाउट मास्क बैठे होते हैं और साथ साथ मिल के बैठे होते हैं। तो मीडिया हमें ये दिखा रहा है खुद, और मैं तमाम मीडिया से कहता हूं कि आप खुद दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो गया है, तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि लोग कहां यकीन करेंगे कि हम मास्क पे, हमारी बात को कौन सुनेगा कि यार ये तो टीवी पे भी सब लोग साथ मिल के बैठे हुए होते हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, चाहे जितने भी एंटरटेनमेंट के जो भी आप देख लें, सबके देखे सबके जलसे हो रहे होते हैं, सियासी जलसे सब जारी हैं, अदरवाइज भी सब चीजें जारी हैं, तो आवाम कहां से सुनेगी भाई? अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए ना, फिर हजारों के जलसे और मजमे और ये सारी बातें फिर किस लिए? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। हम बार बार यही कह चुके हैं कि जी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है अगर आपने अपनी आवाम को बचाना है, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, लेकिन अगर अपनी आवाम को बचाना जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो आपने जो भी एक कानून बनाए, यूनिफॉर्मली का कानून बनाए, एक उसूल एक ही पाकिस्तान होगा तो अमल होगा ना, एक ही पाकिस्तान होना चाहिए ना। फिर ऐसा तो नहीं कि जहाँ से आपको डंडे का खतरा है, जो डंडे वाले हैं, जोर वाले हैं, ताकत वाले हैं, वहां आप कुछ नहीं करा सकते, और एक आम गरीब आदमी के लिए तो आप दुकान भी बंद कर देते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर देते हैं, FIR भी काट देते हैं, बंद भी कर देते हैं, ये कैसे होगा? देखिए यही वजह है कि यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया। अगर आप पाकिस्तान बस अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं हम, वैसे बस हम पूरा पाकिस्तान भी अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, सेहत का निजाम भी आसरे पे, पहले भी चलता था सेहत का निजाम आसरे पे, और अभी भी चल रहा है, और अभी भी वही हाल है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो गरीबी मर रहा है, अमीर का तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना महंगाई का असर है ना दूसरी चीजों का असर है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है गरीब की, सब बातें लेकिन फिर भी हम आगाही देते रहेंगे, हम अपनी बात तो हम करते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब का काम यही है कि वो अवेयर करें, लोगों को बता दें, बाकी लोगों का काम है और हुकूमत का काम है कि वो कितना इस पे अमल कराती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी अहम इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। अगर आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं और हमें कुछ उसका सबूत भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, जो कि है 03155 441165, और उसके साथ साथ आप हमें भेज सकते हैं 0300 3642759 पर भी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।